एपिसोड 85। इसकी वर्जिनिटी मुझे मिली थी। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अब आगे। अभी वेदांत आगे कुछ भी कहता उससे पहले ही नव्या ने उसकी कॉलर को कसकर पकड़ लिया था और वो चिल्लाते हुए बोली, बस करो वेदांत, अब मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकती। ऑलरेडी तुमने बहुत गलत कर लिया मेरे साथ। अब अगर मुझ पर तुमने कोई इल्ज़ाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौर्य ने भी मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। उसे भी मुझ पर यकीन नहीं हुआ। उसने भी मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए और आखिर में मैंने उसे छोड़ दिया। तुम भी यही करोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम चाहकर भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। पता नहीं क्यों, लेकिन जब नव्या ने ये कहा तो अचानक से वेदांत काफ़ी खामोश हो गया और उसे खामोशी के साथ एकटक देखने लगा। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में गुरूर रेडी होकर क्लोजेट से बाहर निकली। वो जब बाहर आई तो आसपास देखते हुए बोली, ये विद्युत कहाँ चला गया। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गई। वो जब नीचे हॉल में आई तो हॉल का नज़ारा देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, ये यहाँ पर किस चीज़ की सजावट हो रही है और यहाँ ऐसा क्या है। अभी वो ये कह रही थी कि तभी वो अचानक से सामने से आ रही सुष्मिता जी से टकरा गई। सुष्मिता जी से टकराते ही उसने कहा, छोटी माँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आज कोई फंक्शन है। तभी इसके जवाब में सुष्मिता जी ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता भी है आज यहाँ क्या हुआ है। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता, आप मुझे साफ साफ बताइए। तभी इसके जवाब में सुष्मिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी आंखों से देखोगी तब तुम यकीन करोगी, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से देखने पर भी यकीन नहीं हो रहा है कि वेदांत ने शादी कर ली है और इस खानदान की छोटी बहू भी आ चुकी है। जैसे ही गुरूर ने ये बात सुनी वो पूरी तरह दंग रह गई। गुरूर ने जैसे ही सुष्मिता जी की ये बात सुनी वो हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, क्या ये आप क्या कह रही है, क्या वेदांत ने शादी कर ली और वो अपनी बीवी को यहाँ लेकर आया है। इसके जवाब में सुष्मिता जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ उसने शादी कर ली और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ आया है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी गुरूर हैरानी के साथ सुष्मिता जी की तरफ आते हुए बोली, मुझे अभी के अभी वेदांत की बीवी से मिलना है, मुझे उसके पास लेकर चलिए। ये कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। वहीं सुष्मिता जी उसके पीछे आते हुए बोली, अभी वो दोनों कमरे में होंगे ब्रेकफास्ट के लिए, जब वो दोनों नीचे आएंगे तब तुम सब उससे मिल लेना। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमने इस खुशी में एक पार्टी भी कल रखी हुई है, उसकी तैयारी तुम्हें करनी होगी क्योंकि तुम खानदान की बड़ी बहू हो और ये सारी तैयारियां तुम्हें हो करनी होगी। गुरूर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे वहां से बाहर की तरफ चली गई। सुष्मिता जी उसे इस तरह जाते देख मुस्कुरा कर बोली, लगता है ये कुछ ज़्यादा ही खुश है अपनी देवरानी को पाकर। चलो अच्छा है, अब हमारा घर भर जाएगा, बस कुछ वक्त में बच्चों की किलकारियां भी इस घर में गूंज उठे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इधर गुरूर सीधे वेदांत के कमरे के बाहर आकर रुकी और उसने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। गुरूर ने वापस से कहा, वेदांत क्या तुम अंदर हो, मुझे तुमसे मिलना है और मुझे तुम्हारी बीवी से भी मिलना है, मैंने सुना है तुमने शादी कर ली, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तभी रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वेदांत गुरूर के सामने टेढ़ा मुस्कुराते हुए खड़ा था। वेदांत को देखकर गुरूर ने नासमझी में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे इंसान ने शादी कर ली। तो बताओ मुझे कौन है वो लड़की जिसने तुम जैसे इंसान से शादी की। मुझे तो लगता है उस लड़की की किस्मत ही खराब है, कौन है वो। ये कहकर गुरूर कमरे के अंदर झांकने लगी, लेकिन तभी वेदांत ने कहा, वो तुम्हारी ही परछाई है। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में वेदांत ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, तुम अभी समझ जाओगी। ये कहकर उसने गुरूर के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर गुरूर गुस्से से बोली, वेदांत तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अब मुझ पर इस तरह से लाइन मारने पर। तभी वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत लॉयल हूँ और अब मैं तुम्हें तुम्हारी परछाई से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। वो नासमझी में रूम की तरफ जाने लगी। वो जब अंदर रूम में पहुंची और जैसे ही उसने सोफे पर बैठी नव्या को देखा, वो पूरी तरह शॉक्ड हो गई और शॉक्ड होकर बोली, ये लड़की तो वही है जो मंदिर में मिली थी। इसके जवाब में वेदांत टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारी परछाई है और अब देखो तुम्हारी परछाई इस वक्त तुम्हारे सामने है। तभी नव्या ने गुरूर को देखा तो उसके भी भाव बदल गए। वो भी तुरंत अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, हेलो गुरूर। ये सुनकर गुरूर ने हैरानी के साथ कहा, तुम तो वही लड़की हो ना जो। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वेदांत ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा।
ये वही लड़की है जो कुछ वक्त पहले तुम्हारे पति के साथ उसके बेडरूम में थी और अब देखो वो मेरी बीवी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। ये सुनते ही गुरूर के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। वो गुस्से के साथ नव्या और विधांत को देखते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम दोनों? तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे हो? और विधांत तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? तुम इस लड़की को जानबूझकर इस घर में लेकर आए हो जिससे कि बार बार मुझे उस बात का एहसास हो। तभी विधांत ने दांत पीसकर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और अब ये तुम्हारी नज़रों के सामने हर वक्त रहेगी जिससे तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा पति दूध का धुला नहीं है। तुम मुझे घटिया बोलती हो। जबकि अभी विधांत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही गुरूर ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप। मुझे मेरे विद्युत पर पूरा यकीन है। इनफैक्ट तुम नव्या से खुद पूछ सकते हो। नव्या ने खुद मुझे बताया है कि बेशक से वो विद्युत के कमरे में थी, लेकिन कभी उन दोनों के बीच कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं हुई। ये सुनकर विधांत अब नव्या को देखने लगा। नव्या ने भी तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरूर बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ऑलरेडी गुरूर को सब कुछ बता दिया है। मेरे और विद्युत के बीच कभी ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो बस विद्युत का एक मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आई थी और उसके बारे में भी मैंने सब कुछ गुरूर से बता दिया है। ये सुनकर विधांत उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। विधांत को अपनी तरफ आते देख नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, विधांत देखो मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई बिल्कुल साफ सुथरी हूँ और इसके बारे में मैंने तुमसे पहले ही कहा था। प्लीज़ तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। गुरूर देख सकती थी कि नव्या विधांत से कितना ज़्यादा डर रही थी और उस डर की वजह से उसके पैर भी कांप रहे थे। ये सब देखकर उसने मन ही मन कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये शादी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती वाली शादी है। ये ऐसी शादी है जिसमें नव्या की कोई खुशी नहीं है। ये कहते हुए वो ध्यान से उसे देखने लगी और वही विधांत उसकी तरफ आया और उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, ये तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे और विद्युत भाई के बीच कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उस दिन बेड पर मुझे रेड स्टेन दिखाई ना देता और रेड स्टेन को देखकर मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया था। मुझे पता चल चुका था कि तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने मुझे सेटिस्फाई किया था, जिसकी मैंने वर्जिनिटी ली थी। ये सब सुनकर नव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से के साथ विधांत से बोली, विधांत तुम्हारे अंदर शर्म है या नहीं? हमारे सामने गुरूर खड़ी हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी विधांत टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि तुम पूरी तरह से प्योर हो और मुझे तुम मिली। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा और तुम भी सिर्फ मुझे खुश रखने की कोशिश करोगी, गॉट इट? ये कहते हुए उसने उसके माथे पर किस किया। वही नव्या ने ये सारी बातें सुनकर सिर्फ अपना सर नीचे झुका लिया। गुरूर जो ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो तुम मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो असलियत में नहीं है। इस आवाज़ को सुनकर विधांत उसकी तरफ मुड़ा और बोला, मेरी असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन ये लड़की इस वक्त मेरी बीवी है और अब तुम्हें इसी तरह हम एक साथ देखना होगा। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता नव्या तुम्हारी बीवी हो या ना हो, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ अगर तुम्हारी बीवी की वजह से मेरे और विद्युत के बीच कोई भी गलतफहमी आई या हम दोनों के रिश्ते में कोई भी खटास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो गुस्से से वहां से बाहर निकल गई। वहीं उसे जाते देख नव्या ने तुरंत कहा, नहीं गुरूर तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कभी तुम्हारे और विद्युत के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लेकर आऊंगी। लेकिन तभी विधांत ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी उससे बात करने की? ये सुनते ही पूरी तरह से नव्या चुप हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, विधांत तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे यहाँ पर बहू बनाकर लेकर आए थे, तो फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारा क्या मकसद है? देखो तुम मुझे साफ साफ बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी विधांत उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोला, मेरा मकसद यहाँ पर तुम्हें लाने का कुछ और है, जो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा। तभी नव्या ने गुस्से के साथ कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं कभी उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लेकर आऊँगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो विधांत। अगर तुमने मुझसे ऐसा कुछ भी कराया तो मैं सबको बता दूंगी। सबको ये भी बता दूंगी तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तभी विधांत ने उसकी गर्दन को दबाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? तुम भूल रही हो कि मैं विधांत वालिया हूँ। तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना होगा और अब जाकर रेडी हो जाओ, क्योंकि कल एक पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में पूरी दुनिया वालों के सामने तुम मेरी हो जाओगी और फिर विधांत के नाम का ठप्पा तुम्हारे माथे पर लगेगा। ये कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गया और वही नव्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं गुरूर और मिस्टर विद्युत के बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकती। आखिर विधांत क्यों मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाना चाहता है?
मुझे ये सब कुछ नहीं करना, प्लीज़ मुझे यहाँ से कोई बाहर लेकर जाओ। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। इधर दूसरी तरफ गुरूर गुस्से के साथ वापस कमरे की तरफ आए। कमरे में पहुंचकर वो सामने सोफे पर बैठे विद्युत की तरफ गई और विद्युत को कॉलर से पकड़कर दांत पीसकर बोली, विद्युत तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई विधांत ने क्या किया है? विद्युत उस वक्त फाइल पढ़ रहा था। गुरूर की हरकत को देखकर उसकी भौहें चढ़ गई और वो गुस्से के साथ गुरूर से बोला, व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो तुम? तभी गुरूर ने वापस से कहा, कर तो तुम्हारा भाई रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ गलत कर रहा है और आगे चलकर उसका असर हमारे रिश्ते पर आएगा। ये सुनकर विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। तभी गुरूर ने विद्युत की कॉलर को छोड़ दिया और गुस्से के साथ बोली, विद्युत तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें पता भी है विधांत ने उस लड़की से शादी कर ली है जिसको तुम इस घर में पहले ही ला चुके हो, और जब ये बात पूरे घर वालों को पता चलेगी तो वो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और मैं जब जब उस लड़की को देखूंगी तब तब मुझे एक ही बात याद आएगी कि वो तुम्हारे साथ इस रूम को शेयर करती थी, और इस बात को सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ। ये कहकर उसने अपने बालों को पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वही ये सब सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने सर्द आवाज में कहा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई विधांत ने ऐसा किया है? इसके जवाब में गुस्से के साथ गुरूर ने कहा, हाँ उसने ये सब कुछ किया है और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? तभी इसके जवाब में विद्युत अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ जाते हुए गुस्से के साथ बोला, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अच्छे से पता है उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है और इस ज़बरदस्ती का अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गया और वही गुरूर पूरी तरह हैरान रह गई और दूसरे ही पल वो भी तुरंत उसके पीछे बाहर की तरफ चली गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 86 जबरदस्ती शादी हुई। अब आगे पूरी दुनिया वालों के सामने तुम मेरी हो जाओगी और फिर विधांत के नाम का ठप्पा तुम्हारे माथे पर लगेगा। ये कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गया और वही नव्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं गुरूर और मिस्टर विद्युत के बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकती, आखिर विधांत क्यों मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाना चाहता है? मुझे ये सब कुछ नहीं करना, प्लीज़ मुझे यहाँ से कोई बाहर लेकर जाओ। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। इधर दूसरी तरफ गुरूर गुस्से के साथ वापस कमरे की तरफ आए। कमरे में पहुंचकर वो सामने सोफे पर बैठे विद्युत की तरफ गई और विद्युत को कॉलर से पकड़कर दांत पीसकर बोली, विद्युत तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई विधांत ने क्या किया है? विद्युत उस वक्त फाइल पढ़ रहा था। गुरूर की हरकत को देखकर उसकी भौहें चढ़ गई और वो गुस्से के साथ गुरूर से बोला, व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो तुम? तभी गुरूर ने वापस से कहा, कर तो तुम्हारा भाई रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ गलत कर रहा है और आगे चलकर उसका असर हमारे रिश्ते पर आएगा। ये सुनकर विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। तभी गुरूर ने विद्युत की कॉलर को छोड़ दिया और गुस्से के साथ बोली, विद्युत तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें पता भी है विधांत ने उस लड़की से शादी कर ली है जिसको तुम इस घर में पहले ही ला चुके हो, और जब ये बात पूरे घर वालों को पता चलेगी तो वो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और मैं जब जब उस लड़की को देखूंगी तब तब मुझे एक ही बात याद आएगी कि वो तुम्हारे साथ इस रूम को शेयर करती थी, और इस बात को सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ। ये कहकर उसने अपने बालों को पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वही ये सब सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने सर्द आवाज में कहा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई विधांत ने ऐसा किया है? इसके जवाब में गुस्से के साथ गुरूर ने कहा, हाँ उसने ये सब कुछ किया है और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? तभी इसके जवाब में विद्युत अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ जाते हुए गुस्से के साथ बोला, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अच्छे से पता है उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है और इस ज़बरदस्ती का अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गया और वही गुरूर पूरी तरह हैरान रह गई और दूसरे ही पल वो भी तुरंत उसके पीछे बाहर की तरफ चली गई। पूरी दुनिया वालों के सामने तुम मेरी हो जाओगी और फिर विधांत के नाम का ठप्पा तुम्हारे माथे पर लगेगा। ये कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गया और वही नव्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं गुरूर और मिस्टर विद्युत के बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकती, आखिर विधांत क्यों मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाना चाहता है? मुझे ये सब कुछ नहीं करना, प्लीज़ मुझे यहाँ से कोई बाहर लेकर जाओ। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ।
ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। इधर दूसरी तरफ गुरूर गुस्से के साथ वापस कमरे की तरफ आए। कमरे में पहुंचकर वो सामने सोफे पर बैठे विद्युत की तरफ गई और विद्युत को कॉलर से पकड़कर दांत पीसकर बोली, विद्युत तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई विधांत ने क्या किया है? विद्युत उस वक्त फाइल पढ़ रहा था। गुरूर की हरकत को देखकर उसकी भौहें चढ़ गई और वो गुस्से के साथ गुरूर से बोला, व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो तुम? तभी गुरूर ने वापस से कहा, कर तो तुम्हारा भाई रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ गलत कर रहा है और आगे चलकर उसका असर हमारे रिश्ते पर आएगा। ये सुनकर विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, हम दोनों चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। तभी गुरूर ने विद्युत की कॉलर को छोड़ दिया और गुस्से के साथ बोली, विद्युत तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें पता भी है विधांत ने उस लड़की से शादी कर ली है जिसको तुम इस घर में पहले ही ला चुके हो, और जब ये बात पूरे घर वालों को पता चलेगी तो वो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और मैं जब जब उस लड़की को देखूंगी तब तब मुझे एक ही बात याद आएगी कि वो तुम्हारे साथ इस रूम को शेयर करती थी, और इस बात को सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ। ये कहकर उसने अपने बालों को पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वही ये सब सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने सर्द आवाज में कहा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई विधांत ने ऐसा किया है? इसके जवाब में गुस्से के साथ गुरूर ने कहा, हाँ उसने ये सब कुछ किया है और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? तभी इसके जवाब में विद्युत अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ जाते हुए गुस्से के साथ बोला, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अच्छे से पता है उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है और इस ज़बरदस्ती का अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गया और वही गुरूर पूरी तरह हैरान रह गई और दूसरे ही पल वो भी तुरंत उसके पीछे बाहर की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ डाइनिंग एरिया में इस वक्त नीलेश जी सुष्मिता जी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। वही विधान भी अपनी चेयर पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी सुष्मिता जी की नज़र विद्युत और गुरूर पर गई। विद्युत को गुस्से में आते देख सुष्मिता जी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने नासमझी में कहा, विद्युत बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? तभी विद्युत गुस्से के साथ विधान की तरफ बढ़ा और दांत पीसकर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर विधान ने बिना किसी भाव के कहा, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? इसके जवाब में विद्युत ने दांत पीसकर कहा, विधान तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुमने नव्या के साथ जोर जबरदस्ती क्यों की? क्यों तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की? नीलेश जी और सुष्मिता जी ने जैसे ही विद्युत की ये बात सुनी वो हैरान हो गए। वहीं विधान की भी भौहें तन गई। वो गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, भाई इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी में चाहे जो करूं, आप होते कौन है बोलने वाले? तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, मैं भाई हूं तुम्हारा, मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी करने का और तुम्हारे मैटर में बोलने का, और सबसे बड़ी बात, तुमने जिस लड़की से शादी की है वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? ये सुनते ही विधान अब हंसने लगा और हंसते हुए बोला, भाई आप इतने ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ये बात तब समझ नहीं आई जब आपने अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बनाकर इसी छत के नीचे रखा था? जैसे ही विधान ने ये कहा अचानक से वहां मौजूद सभी के चेहरे पर हैरानी आ गई और वहीं विद्युत के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। तभी गुरूर ये सुनकर गुस्से से बोली, विधान जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी विधान ने गुस्से के साथ कहा, गुरूर तुम अपने पति को बचाने की कोशिश मत करो, तुम भी अच्छे से जानती हो कि यही सच है, और भाई को ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब उन्होंने ऐसा किया था, और अब जब मैंने उससे शादी कर ली तो क्या गलत किया? मेरा पूरा हक बनता है मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है, और अब मेरी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी ना करे तो बेहतर होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुमने उसे डिवोर्स नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही विधान के कदम रुक गए और वो सार्कास्टिक होकर विद्युत की तरफ मुड़ा और बोला, भाई आपको क्या लगता है आप मुझे कहेंगे और मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा? हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि अब तो वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। और जहां बात रही उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की, तो आपने भी तो गुरूर के साथ जबरदस्ती शादी की थी, कौन सा आपने उसके साथ खुशी के साथ शादी की थी? वो भी तो आपके साथ शादी करके खुश नहीं थी। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, भले ही आप दुनिया वालों के सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। नीलेश जी और सुष्मिता जी ये सारी बातें सुनकर और भी ज़्यादा दंग रह गई और नीलेश जी ने हैरानी के साथ कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या वाकई विद्युत तुमने गुरूर के साथ जबरदस्ती शादी की थी? वहीं गुरूर भी अब ये सब सुनकर बिल्कुल चुप हो गई थी। विद्युत के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए। वो बिना किसी भाव के बोला, आई नो,
मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उस वक्त उससे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन वो भी अच्छे से जानती है कि मैं उससे प्यार करता था। तभी इसके जवाब में विधान मुस्कुराते हुए बोला, ओह प्लीज़ भाई। उस वक्त गुरूर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इनफैक्ट वो तो आपके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। लेकिन आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की और अब आप मेरे सामने शरीफ मत बनिए, और मुझे समझ नहीं आता आखिर उस लड़की से मैंने शादी कर ली तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुरूर की तरह दिखती है तो आप। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक पंच उसके मुंह पर आकर लगा। विधान एक सेकंड के लिए 2 कदम दूर हो गया और ये सब देखकर सुष्मिता जी और नीलेश जी दंग रह गए। गुरूर भी तुरंत हड़बड़ा गई और वो विद्युत को रोकते हुए बोली, विद्युत क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। लेकिन विद्युत ने दांत पीस कर कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तभी विधान ने गुस्से के साथ कहा, भाई अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपसे ऐसी बात करूं तो आप मेरे मैटर से दूर रहिए। मुझे वो लड़की चाहिए और मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन क्यों चाहिए वो तुम्हें? क्या तुम उससे प्यार करते हो? तभी विधान ने भी गुस्से के साथ कहा, हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे, और इतना प्यार करता हूँ जितना आप अपनी बीवी से नहीं करते होंगे, इसलिए आप उससे दूर रहेंगे, समझे आप? ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गया और वही ये सारी बातें सुनकर वहां सभी मौजूद हैरान थे। वहीं विद्युत को पकड़ते हुए गुरूर ने कहा, विद्युत प्लीज पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें विधान और नव्या के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। विधान ने नव्या से शादी कर ली है और अगर वो उससे प्यार करता है तो ये अच्छी बात है। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है उसने जो कुछ भी कहा वो सच है? वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो किसी से प्यार नहीं कर सकता। वो प्यार करने लायक ही नहीं है। ये कहकर वो भी गुस्से के साथ वहां से बाहर निकल गया। इधर नीलेश जी, सुष्मिता जी और गुरूर ये सब कुछ खड़े देखते रह गए। ऊपर से नव्या भी ये सब कुछ देख और सुन रही थी। ये सब कुछ देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो तुरंत दौड़ते हुए कमरे में आई और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे आए अभी एक दिन ठीक से नहीं हुआ और आते ही यहाँ पर 2 भाइयों के बीच लड़ाई होने लगी। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे यहाँ नहीं रहना, अगर मैं यहाँ रही तो फिर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहते हुए वो अब कुछ सोचने लगी और कुछ सोचते हुए बोली, शायद इस समय मेरी एक इंसान मदद कर सकता है। हाँ, मुझे उसी से मदद लेनी चाहिए, एक वही है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। ये कहते हुए नव्या तुरंत अपने फ़ोन की तरफ बढ़ी। इधर दूसरी तरफ नीलेश जी ने गुस्से के साथ कहा, आखिर विद्युत और विधान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये दोनों क्या चाहते हैं? मुझे आज पता चल रहा है कि इन दोनों भाइयों ने ज़बरदस्ती शादी की है। मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि मेरा विद्युत एक ऐसा इंसान है जो हमेशा प्यार से सब कुछ हैंडल करेगा, लेकिन उसने भी गुरूर के साथ ज़बरदस्ती की। मुझे लगता है कि मुझे ललित भाई साहब से एक बार बात कर लेनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुरूर और सुष्मिता जी हैरान हो गई। सुष्मिता जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? क्या आप उन दोनों का डिवोर्स करवाना चाहते हैं? इसके जवाब में नीलेश जी ने गुस्से के साथ कहा, तो मैं और क्या करूं? मुझे आज पता चल रहा है कि इन दोनों भाइयों ने उन दोनों लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती शादी की है। और गुरूर, तुमने हमसे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम क्यों विद्युत के साथ ज़बरदस्ती रहती रही? अगर तुमने हमें इस बारे में बताया होता तो हम कभी ऐसा नहीं होने देते। तभी ये सारी बातें सुनकर आखिर में गुरूर ने गहरी सांस ली और बोली, ये सच है कि विद्युत ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए विद्युत को छोड़कर चली जाऊं। मैं कभी उसकी ज़िंदगी में वापस ना आऊं और उसकी सारी सच्चाई दुनिया वालों को बता दूं। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं विद्युत के साथ रहती रही और जैसे जैसे मैंने उसे जानना शुरू किया, वैसे वैसे सब कुछ बदल गया और अब आलम ऐसा है कि मैं विद्युत के बिना नहीं रह सकती और ना ही विद्युत मेरे बिना रह सकता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अब अगर हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। इसलिए दादाजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें एक दूसरे से दूर मत कीजिए। आई नो विद्युत ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की है, लेकिन मैं इस ज़बरदस्ती में बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर सुष्मिता जी और नीलेश जी शॉक्ड हो गए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी, एपिसोड 87, हम प्यार को महसूस करते हैं। अब आगे। इधर दूसरी तरफ नीलेश जी ने गुस्से के साथ कहा, आखिर विद्युत और विधान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये दोनों क्या चाहते हैं? मुझे आज पता चल रहा है कि इन दोनों भाइयों ने ज़बरदस्ती शादी की है। मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि मेरा विद्युत एक ऐसा इंसान है जो हमेशा प्यार से सब कुछ हैंडल करेगा, लेकिन उसने भी गुरूर के साथ ज़बरदस्ती की। मुझे लगता है कि मुझे ललित भाई साहब से एक बार बात कर लेनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुरूर और सुष्मिता जी हैरान हो गई। सुष्मिता जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं?
क्या आप उन दोनों का डिवोर्स करवाना चाहते हैं? इसके जवाब में नीलेश जी ने गुस्से के साथ कहा, तो मैं और क्या करूं? मुझे आज पता चल रहा है कि इन दोनों भाइयों ने उन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती शादी की है। और गुरूर, तुमने हमसे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम क्यों विद्युत के साथ जबरदस्ती रहती रही? अगर तुमने हमें इस बारे में बताया होता तो हम कभी ऐसा नहीं होने देते। तभी ये सारी बातें सुनकर आखिर में गुरूर ने गहरी सांस ली और बोली, ये सच है कि विद्युत ने मुझसे जबरदस्ती शादी की। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए विद्युत को छोड़कर चली जाऊं। मैं कभी उसकी ज़िंदगी में वापस ना आऊं और उसकी सारी सच्चाई दुनिया वालों को बता दूं। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं विद्युत के साथ रहती रही और जैसे जैसे मैंने उसे जानना शुरू किया, वैसे वैसे सब कुछ बदल गया। और अब आलम ऐसा है कि मैं विद्युत के बिना नहीं रह सकती और ना ही विद्युत मेरे बिना रह सकता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अब अगर हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। इसलिए दादाजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें एक दूसरे से दूर मत कीजिए। आई नो विद्युत ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है, लेकिन मैं इस जबरदस्ती में बहुत खुश हूँ। प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर सुष्मिता जी और नीलेश जी शॉक्ड हो गए। गुरूर की ये सारी बातें सुनकर नीलेश जी और सुष्मिता जी हैरान हो गए और हैरानी के साथ गुरूर को देखने लगे। सुष्मिता जी ने हैरानी के साथ कहा, गुरूर बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? आखिर दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जो जबरदस्ती से खुश रहती है? तभी इसके जवाब में गुरूर ने कहा, मैं हूँ, इस दुनिया में मैं ही एक लड़की ऐसी हूँ जो जबरदस्ती से खुश है, क्योंकि मुझे विद्युत से प्यार हो चुका है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और ना ही वो मेरे बिना रह सकता है। इसलिए प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और अब इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। ये कहकर वो सीधे ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। नीलेश जी उसकी ये सारी बातें सुनकर सुष्मिता जी से बोले, आखिर ये लड़की क्या कह रही है? क्या ये जो भी कह रही है सोच समझकर कह रही है? इसके जवाब में सुष्मिता जी ने कुछ सोचकर कहा, उन दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा हो चुका है, इसलिए अब वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। मुझे लगता है कि अब हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और अभी सिर्फ और सिर्फ विधांत और नव्या के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे विधांत और नव्या को देखकर नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कोई प्यार होगा। और अगर विद्युत ने जो कहा वो सच हुआ तो मैं विधांत को माफ़ नहीं करूंगी। उसका कोई हक नहीं बनता किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करके उसे इस तरह घर में लाने का, और उसके लिए मैं खुद नव्या से बात करूंगी। ये कहकर वो वहां से सीधे ऊपर की तरफ जाने लगी। इधर नीलेश जी उन्हें जाते हुए बस देखते रहे। इधर गुरूर जब ऊपर कमरे की तरफ जा रही थी तभी उसकी नज़र वहां पर खड़ी नव्या पर गई। नव्या को देखते ही गुरूर के कदम रुक गए और वो नव्या के पास आए। नव्या ने जब गुरूर को अपने पास आते देखा तो वो थोड़ी हड़बड़ा गई और बोली, वो एक्चुअली मैं बस। तभी गुरूर उसे ध्यान से देखकर बोली, सच सच बताओ, क्या तुम विधान से प्यार करती हो? अचानक से गुरूर की ये बात सुनकर नव्या शॉक्ड हो गई और वो शॉक्ड होकर गुरूर को देखकर बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बात समझी नहीं। तभी गुरूर ने चिढ़कर कहा, देखो मेरी आदत नहीं है, मैं जो भी कहती हूँ सीधे मुंह पर कहती हूँ और मेरे नेचर को तुम अच्छे से जानती होगी। इसलिए तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या तुमने विधान से प्यार करके शादी की है या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? देखो मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे ये पता चल ही जाएगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर नव्या बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करें। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद की और आखिर में गहरी सांस लेकर बोली, एक्चुअली विधांत और मेरे बीच कोई प्यार नहीं है। ये सुनते ही गुरूर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए और उसने कहा, ये मुझे अच्छे से पता था कि विधांत कभी भी तुमसे प्यार करके शादी नहीं कर सकता। वो तुमसे क्या, वो दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह का उसका कैरेक्टर है वो बहुत ही बुरा इंसान है। उसने इससे पहले मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब मैं उसके हाथ नहीं आई तो उसने मेरी जैसी शक्ल वाली लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। इसलिए तुम्हें यहाँ ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें मौका दूंगी और तुम यहाँ से भाग सकती हो, गॉट इट? जैसे ही नव्या ने ये बात सुनी वो और भी ज़्यादा हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, ये आप क्या कर रही है? क्या वाकई आप मुझे यहाँ से भागने का मौका देंगी? इसके जवाब में गुरूर ने कहा, ऑफकोर्स, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे एहसास था कि मैं यहाँ कितने बुरे तरीके से फंस गई थी और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तब मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल कर रहूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और मुझ पर यकीन करना होगा। तभी नव्या आगे बढ़ी और उसने तुरंत गुरूर के हाथ को पकड़कर कहा, गुरूर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तुम जो जो कहोगी मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। प्लीज़ गुरूर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी ये आखिरी बात मान लो।
उसे इस तरह करते देख गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है आज जिस कंडीशन में तुम हो, कुछ वक्त पहले इस कंडीशन में मैं भी थी। मैं भी ऐसा सोचती थी कि कोई ऐसा हो जो मेरी हेल्प कर सके, जो मुझे इस कैद से बाहर निकाल सके। लेकिन तब मेरे पास कोई नहीं था और शायद तब मुझे इस कैद में रहने की आदत भी हो चुकी थी और अब तो सारी सिचुएशन ही बदल गई। तभी नव्या ने हड़बड़ी के साथ कहा, मुझे अभी अभी पता चला कि मिस्टर विद्युत ने भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की थी। इस खानदान के सभी बेटे क्या यही करते हैं? क्या उनके पास जबरदस्ती करने के अलावा और कोई काम नहीं होता? ये सुनकर गुरूर ने भी चिढ़कर कहा, मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ, क्योंकि अब जब विधांत ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो मैं यही सोच रही थी कि आखिर इस खानदान के बेटों का आखिर में क्या होगा। लेकिन कुछ भी हो, मैंने विद्युत को बहुत ज़्यादा सुधार दिया है। अब वो पहले जैसा नहीं रह गया। ये सुनकर गुरूर को नव्या ध्यान से देखने लगी और मुस्कुरा कर बोली, मैंने कुछ देर पहले ही देख लिया वो किस तरह से तुमसे प्यार करते हैं। जिस तरह से वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये पल मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मेरे लिए कभी कोई ऐसे स्टैंड नहीं लेगा। उसकी ये बात सुनकर गुरूर उसे ध्यान से देखते हुए बोली, लेकिन विधांत ने दावा किया है कि वो तुमसे प्यार करता है, क्या ये सच है? ये सुनते ही नव्या के भाव बदल गए। उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। उसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है, क्योंकि मैंने उसे थप्पड़ मारा था और वो उस थप्पड़ की सजा मुझे इस तरह दे रहा है। ये सुनते ही गुरूर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उसे थप्पड़ मारा था? लेकिन कब और क्यों? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था? इसके जवाब में नव्या ने गुस्से के साथ कहा, हाँ उसने ज़बरदस्ती की थी, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा था और इस थप्पड़ की सजा वो मुझे इस तरह दे रहा है। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें उसके साथ इस रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से भेजूंगी और तुम भी दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आना। तुम फिक्र मत करो, विधांत अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ये सुनते ही नव्या ने हड़बड़ी के साथ कहा, नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही गुरूर के भाव बदल गए और वो गुस्से के साथ बोली, तुम क्या कह रही हो? जब मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं तो तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? इसके जवाब में नव्या ने गुरूर को समझाते हुए कहा, एक्चुअली अभी अभी विधांत मुझे यहाँ लेकर आया है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने यहाँ से गलती से भी भागने की कोशिश की या किसी की भी मदद ली तो वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचा सकता है, और मेरी फैमिली में मेरे पास बस एक छोटा भाई है। अगर विधांत ने उसको कुछ भी किया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ पर रहना चाहती हूँ। देखो तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही होगी कि हम दोनों का चेहरा सेम है और कहीं इससे तुम्हारे और मिस्टर विद्युत के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे और मिस्टर विद्युत के बीच कभी नहीं आऊँगी, बल्कि मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा अलग रहूँगी। इसलिए प्लीज़ मेरी बात समझो और मुझे यहाँ कुछ वक्त के लिए रहने दो। ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन सब की वजह से मेरे और विद्युत के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। ऑलरेडी तुमने इससे पहले विद्युत के साथ उसकी बीवी होने का नाटक किया था और एक बीवी होने के नाते मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और तो और तुम्हारा और मेरा चेहरा भी एक जैसा है, इससे कहीं विद्युत को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ही गुरूर ने ये कहा नव्या हंसने लगी और वो हंसते हुए बोली, यू नो वॉट, तुमने अभी तक मिस्टर विद्युत को ठीक से समझा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर गुरूर ने उसे घूरते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे पति हैं और मैं तुमसे ज़्यादा उन्हें अच्छे से समझती हूँ। तुम उनके साथ सिर्फ कुछ दिन तक रही हो, मुझे उनके साथ रहते हुए 6 महीने हो गए हैं लगभग, और 6 महीनों में मैं उन्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तभी ये सुनकर नव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस तरह से उन्हें जानने की बात नहीं कर रही हूँ। बेशक से आप दोनों का रिश्ता पुराना हो गया और आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो और आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हो, लेकिन यहाँ पर समझदारी वाली बात यह है कि मिस्टर विद्युत सिर्फ मुझे एक नज़र से ही पहचान चुके थे कि मैं गुरूर नहीं बल्कि कोई और लड़की हूँ। जैसे ही नव्या ने ये बात कही अचानक से गुरूर शॉक हो गई और शॉक्ड होकर बोली, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? इसके जवाब में नव्या ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं पहली बार मिस्टर विद्युत से मिली थी तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मिस्टर विद्युत को भी बेवकूफ़ बना दूंगी। लेकिन जैसे ही मिस्टर विद्युत ने मेरी आंखों में कुछ सेकंड देखा वो तुरंत पहचान गए कि मैं गुरूर नहीं हूँ बल्कि कोई और लड़की हूँ जो उनके सामने आकर खड़ी थी। और जब उन्हें ये बात पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए थे और वो मुझे घर से बाहर भी निकालना चाहते थे। तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि वो बिना मुझे छुए ही महसूस कर सकते हैं कि वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। गुरूर का दिल एक गर्म एहसास से अपने आप भर गया। उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई और उसने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो मुझे विद्युत से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला।
विद्युत मेरे लिए किसी मैजिशियन की तरह है, वो जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। ये सुनकर नव्या ने उदासी के साथ कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद के लिए उसी जगह बहुत बुरा लगता है। हम दोनों का चेहरा भले ही एक जैसा है, लेकिन हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से कितनी अलग है। तुम्हें पति का प्यार मिला, इज्जत मान सम्मान मिला और उसी जगह भले ही विधान ने मुझसे शादी की, लेकिन उसने ना तो मुझे इज्जत दी और ना ही मुझसे प्यार किया। मेरी जिंदगी उसने नर्क से भी बदतर बना दी, एक ऐसा नर्क जहां से चाह कर भी मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। उसने ये कहा ही था कि तभी गुरूर ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, तुम गलतफहमी में जी रही हो। मैं तुमसे आज वादा करती हूँ कि जब तक मैं विधान से तुम्हारा डिवोर्स नहीं करवा देती, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से खुद भी जाने नहीं दूंगी। और ये दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारा और विधान का डिवोर्स होगा और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे और फिर आखिर में तुम यहाँ से चली जाओगी। और जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह सेटल नहीं कर दूंगी तब तक मैं भी अब पूरी तरह से खुश नहीं रह पाऊंगी। जैसे ही गुरूर ने ये सारी बातें कही, अचानक से नव्या पूरी तरह शॉक्ड हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 88, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। अब आगे। तभी ये सुनकर नव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस तरह से उन्हें जानने की बात नहीं कर रही हूँ। बेशक से आप दोनों का रिश्ता पुराना हो गया और आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो और आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हो, लेकिन यहाँ पर समझदारी वाली बात यह है कि मिस्टर विद्युत सिर्फ मुझे एक नज़र से ही पहचान चुके थे कि मैं गुरूर नहीं बल्कि कोई और लड़की हूँ। जैसे ही नव्या ने ये बात कही, अचानक से गुरूर शॉक हो गई और शॉक्ड होकर बोली, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? इसके जवाब में नव्या ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं पहली बार मिस्टर विद्युत से मिली थी तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मिस्टर विद्युत को भी बेवकूफ़ बना दूंगी। लेकिन जैसे ही मिस्टर विद्युत ने मेरी आंखों में कुछ सेकंड देखा, वो तुरंत पहचान गए कि मैं गुरूर नहीं हूँ बल्कि कोई और लड़की हूँ जो उनके सामने आकर खड़ी थी। और जब उन्हें ये बात पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए थे और वो मुझे घर से बाहर भी निकालना चाहते थे। तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि वो बिना मुझे छुए ही महसूस कर सकते हैं कि वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। गुरूर का दिल एक गर्म एहसास से अपने आप भर गया। उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई और उसने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो मुझे विद्युत से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। विद्युत मेरे लिए किसी मैजिशियन की तरह है, वो जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। ये सुनकर नव्या ने उदासी के साथ कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद के लिए उसी जगह बहुत बुरा लगता है। हम दोनों का चेहरा भले ही एक जैसा है, लेकिन हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से कितनी अलग है। तुम्हें पति का प्यार मिला, इज्जत मान सम्मान मिला और उसी जगह भले ही विधान ने मुझसे शादी की, लेकिन उसने ना तो मुझे इज्जत दी और ना ही मुझसे प्यार किया। मेरी जिंदगी उसने नर्क से भी बदतर बना दी, एक ऐसा नर्क जहां से चाह कर भी मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। उसने ये कहा ही था कि तभी गुरूर ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, तुम गलतफहमी में जी रही हो। मैं तुमसे आज वादा करती हूँ कि जब तक मैं विधान से तुम्हारा डिवोर्स नहीं करवा देती, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से खुद भी जाने नहीं दूंगी। और ये दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारा और विधान का डिवोर्स होगा और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे और फिर आखिर में तुम यहाँ से चली जाओगी। और जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह सेटल नहीं कर दूंगी तब तक मैं भी अब पूरी तरह से खुश नहीं रह पाऊंगी। जैसे ही गुरूर ने ये सारी बातें कही, अचानक से नव्या पूरी तरह शॉक्ड हो गई। नव्या हैरानी के साथ गुरूर को देखकर बोली, लेकिन गुरूर तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह सेटल नहीं कर देती तब तक मैं चैन से जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि तुम जब तक यहाँ रहोगी मुझे एक हेडेक रहेगा। तुम्हारा चेहरा मुझसे मिलता है और हर वक्त मुझे इस बात का डर सताएगा कि कहीं विद्युत गलती से मेरे पास आने की बजाय तुम्हारे पास ना चला जाए। ये सब सुनकर नव्या मुस्कुरा दी और बोली, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा डर इस बात का है? इसके जवाब में गुरूर ने मुंह बनाकर कहा, ऑफकोर्स मुझे सबसे ज़्यादा डर अपने विद्युत को लेकर है। तभी नव्या ने कहा, लेकिन कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया ना कि विद्युत तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो बिना मुझे छुए ही बता सकता है कि मैं गुरूर हूँ या नव्या हूँ। लेकिन फिर भी गुरूर ने मुंह बनाकर कहा, कुछ भी हो पर मुझे इतनी आसानी से इस बात पर यकीन नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, अब तुम भी अपने रूम में जाओ और अगर विधान तुम्हें परेशान करे तो तुम सीधा आकर मुझसे कह सकती हो। ये सुनकर नव्या ने बस अपना सिर हिला दिया और वो वहाँ से चली गई। इधर गुरूर भी अपने कमरे में आए। कमरे में आते ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा तो विनय का कॉल आ रहा था। विनय के कॉल को देखकर गुरूर के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, ये डैड मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हैं? तभी उसने कॉल पिक करते हुए कहा, डैड आप मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हैं? तभी उधर से विनय की आवाज़ आने के बजाय असिस्टेंट की आवाज़ आए और उसने डरते हुए कहा, गुरूर बेटा बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं।
वो आईसीयू में एडमिट है और एडमिट होने से पहले वो सिर्फ आपका नाम पुकार रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में आपके पास कॉल करना पड़ा। अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द मुंबई आ जाए, यहाँ बॉस की हालत वाकई बहुत ख़राब है। जैसे ही गुरूर ने ये सुना वो हैरान हो गई और उसने तुरंत हैरानी के साथ कहा, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ डैड को, और उनकी तबीयत अचानक से कैसे ख़राब हो सकती है? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, बेटा आप पहले यहाँ आ जाओ, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर गुरूर ने तुरंत कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी के अभी वहाँ पर आ रही हूँ। इसके बाद उसने कॉल कट किया और वो हड़बड़ी के साथ बाहर जाते हुए बोली, मुझे अभी के अभी मुंबई जाना होगा और विद्युत को भी मुझे इसके बारे में बताना होगा। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ निकली। तभी सोफे पर बैठी सुष्मिता जी उसे नासमझी में देखकर बोली, इतनी जल्दबाजी के साथ कहाँ जा रही हो तुम? इसके जवाब में गुरूर ने घबराते हुए कहा, मेरे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है, मुझे अभी के अभी मुंबई जाना होगा। ये सुनते ही सुष्मिता जी ने हैरानी के साथ कहा, क्या? लेकिन क्या हुआ उन्हें अचानक से? क्या वो ठीक है? इसके जवाब में गुरूर ने परेशान होकर कहा, नहीं मुझे वहाँ बुलाया गया है, वो आखिरी वक्त में मेरा नाम ले रहे थे, इसलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा। तभी सुष्मिता जी ने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन गुरूर ने मना करते हुए कहा, नहीं आपकी बदौलत तो ये पूरा घर चलता है, अगर आप ही मेरे साथ चलेंगी तो सही नहीं होगा और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे कितना वक्त लग जाएगा, मैं विद्युत से इसके बारे में बात कर लेती हूँ। तभी सुष्मिता जी ने कहा, हाँ तुम एक बार विद्युत से जाने से पहले ज़रूर बात कर लो, क्योंकि अगर तुम उसे बिना बताए गई तो वो नाराज़ हो जाएगा। इसके जवाब में गुरूर ने अपना सिर हिला दिया और वो अभी बाहर की तरफ जाती उससे पहले ही पीछे से नव्या ने घबराते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? आपने तो कहा था कि बिना आप मुझे यहाँ से निकाले कहीं नहीं जाएंगी, तो फिर अब आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हैं? ये सुनते ही गुरूर के कदम अपनी जगह रुक गए और वो गुस्से से नव्या की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं घर को छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं तो अपने डैड से मिलने जा रही हूँ, वो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है। ये सुनते ही नव्या शॉक्ड हो गया और शॉक्ड होकर बोली, क्या? पर ऐसा कैसे हुआ? क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मेरे डैड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपके डैड से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? ये सुनकर गुरूर अभी मना करती उससे पहले ही सुष्मिता जी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें नव्या को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, इससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। ये सुनकर फिर गुरूर ने जल्दबाजी के साथ कहा, ऑलराइट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चल सकती हो मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। इधर उनके जाने के बाद लगभग 10 मिनट ही बीते थे कि विधांत अंदर की तरफ आया और वो सीधे कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी किचन से बाहर सुष्मिता जी आते हुए बोली, बेटा नव्या यहाँ नहीं है। ये सुनते ही विधांत के कदम रुक गए। वो गुस्से से सुष्मिता जी को देखकर बोला, कहाँ गई वो लड़की? इसके जवाब में सुष्मिता जी ने कहा, दरअसल गुरूर के डैड की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई, तो नव्या भी वहाँ जाने की बात कर रही थी, इसलिए मैंने उसे गुरूर के साथ भेज दिया, तुम्हें कुछ दिनों तक यही इंतजार करना होगा। ये सुनते ही विधांत के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे उस लड़की के साथ भेजने की? ये सुनकर सुष्मिता जी ने गुस्से के साथ कहा, वो कोई दूसरी लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी है और इस खानदान की बड़ी बहू है। नव्या उसके साथ सेफ है, तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है, कोई प्यार नहीं है तुम दोनों के बीच। ये सुनते ही विधांत ने गुस्से के साथ कहा, अगर मेरे और उसके बीच कोई प्यार नहीं है तो क्या आप उसे किसी के साथ भी भेज सकती हैं? इसके जवाब में सुष्मिता जी ने कहा, तुम फिर से उसे दूसरा कह रहे हो। मैंने कहा ना, वो तुम्हारे भाई की बीवी है। इसके जवाब में विधांत ने दांत पीसकर कहा, वो जो कोई भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका कोई हक नहीं है मेरी बीवी को अपने साथ ले जाने का, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो गुस्से से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी सुष्मिता जी ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुमने गुरूर के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? इसके जवाब में विधांत ने गुस्से के साथ कहा, मैं नहीं चाहता कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, मैं उन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी चाहता हूं और वो मैं करके रहूंगा, इसलिए आप हम दोनों के मैटर से दूर रहिए। ये सुनते ही सुष्मिता जी के भाव बदल गए और वो विधांत को बस हैरानी के साथ जाते हुए देखती रह गई। इधर रात का वक्त हो चला था और लगभग 11 बजे रात को सिटी हॉस्पिटल के बाहर कार आकर रुकी। कार से गुरूर और नव्या दोनों एक साथ बाहर निकली। जैसे ही वो कार से बाहर निकली, आसपास गुजर रहे लोग उन्हें हैरानी के साथ देखने लगे क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ट्विंस लग रही थी। वो दोनों सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। तभी नव्या अंदर चलते हुए गुरूर से हिचकिचाते हुए बोली, तुमने विद्युत जी को हमारे बारे में नहीं बताया?
विद्युत जी तुम्हें लेकर परेशान हो रहे होंगे। इसके जवाब में गुरूर ने परेशान होकर कहा, तुमने देखा ना मैंने विद्युत के पास कितनी बार कॉल ट्राई किया था, लेकिन उसने एक बार भी मेरा कॉल पिक नहीं किया, और जब उसने कॉल पिक ही नहीं किया तो मैं कैसे बताती। अब जो कुछ भी हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने डैड से मतलब है। ये कहकर वो सीधे अंदर की तरफ चली गई और वही नव्या ने भी अपना सर हिला दिया। वो जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंची सामने ही असिस्टेंट खड़ा था। असिस्टेंट ने जैसे ही नव्या और गुरूर के एक साथ देखा वो शॉक्ड हो गया और हैरानी के साथ बोला, गुरूर बेटा ये लड़की कौन है? और ये तो बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह दिख रही है। तभी गुरूर ने चिढ़कर कहा, अभी हमारे बारे में बात करना बंद कीजिए, अभी सिर्फ ये बताइए कि मेरे डैड कैसे हैं। मुझे जल्द से जल्द उनके बारे में जानना है। ये कहकर वो तुरंत आईसीयू की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा अभी उनका इलाज चल रहा है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, नहीं मुझे अभी के अभी अपने डैड से मिलना है। ये कहकर वो तुरंत आईसीयू की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी नव्या ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ रुक जाओ। असिस्टेंट अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी के लिए इस तरह से जाना ठीक नहीं होगा। उनका इलाज चल रहा है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ये सुनकर ना चाहते हुए भी गुरूर रुक गई और परेशान होकर बोली, अच्छा अंकल मुझे ये बताइए कि उन्हें ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसके जवाब में असिस्टेंट ने परेशान होकर कहा, अचानक से उनकी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ, वो इस बात को सहन नहीं कर पाए और उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आ गया, इसलिए हमें उन्हें जल्दबाजी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये सुनते ही गुरूर शॉक्ड हो गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, फिर अचानक से ये लॉस कैसे हुआ? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कुछ सोचकर कहा, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से लॉस कैसे हो गया। मैंने तो ये भी चेक करवाया कि आखिर किस वजह से लॉस हुआ, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी गुरूर ने ना समझी में कहा, लेकिन किस तरह से लॉस हुआ ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, आखिर किस कंपनी की वजह से ऐसा हुआ है। तभी ये सुनकर असिस्टेंट चुप हो गया, उसने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, असिस्टेंट अंकल क्या आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आप मुझसे कुछ भी मत छुपाए, जो बात हो आप मुझे सीरियस होकर बता दीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ सच सुनना चाहती हूँ। इसके जवाब में आखिर में असिस्टेंट ने कहा, बेटा दरअसल बात यह है कि जिस कंपनी की वजह से लॉस हुआ उस कंपनी को तुम अच्छे से जानती हो। ये सुनकर गुरूर ने ना समझी में कहा, कौन सी कंपनी है? मैं बहुत सारी कंपनी को जानती हूँ, आप किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए मुझे खुलकर बताइए जो भी बात हो। तभी असिस्टेंट ने आखिर में कुछ सोचकर कहा, दरअसल वो वालिया कंपनी से जुड़ी हुई है, उसी कंपनी की वजह से तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया और वो इस तरह से एडमिट हो गए। जैसे ही गुरूर ने ये बात सुनी वो शॉक्ड हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।